अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मैं हूं एजाज सैयद। पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग सीज फायर के बाद गो के रुक चुकी है, लेकिन दोनों ममालिक के सफारती जो वफूद हैं वो पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हैं। और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर उनके हमरा सऊदी अरब जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के इस मार्च में सऊदी अरब का क्या किरदार रहा है, आज इस पर तफसील से बात करेंगे। दौरा ताख़ीर से क्यों हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद अमेरिका का दौरा भी किया जाएगा। और दूसरे नंबर पे आज एक बड़ा ही अहम बयान दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जिन्होंने कहा है कि ISI और रॉ मिल के काम करें तो खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी अहम कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। तो बात का आगाज़ करते हैं। एजाज़, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आसिफ, आप खरीद से। एजाज़, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आज जो एक बड़ा आउट ऑफ बॉक्स मैं इसको समझता हूँ कि बयान दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उन्होंने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि ISI और रॉ अगर मिल के काम करें तो खित्ते में दहशतगर्दी की ये जो वाक़यात होते हैं इनके ख़ात्मे में बड़ी हमें मदद मिल सकती है। तो क्या ये बात दुरुस्त है, ISI और रॉ मिल के काम कर सकते हैं? और क्या पहले भी कभी इनके दरमियान कोई कॉपरेशन हुआ है? वो आसिफ मोमिन खान मोमिन का शेर है, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। वाह वाह। वरना दुनिया में क्या नहीं होता। आसिफ, बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन कुछ ठोस हकायक भी हैं जिनकी बुनियाद पे हम बता सकते हैं कि पाकिस्तानी ISI और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ वो मिलकर कोलैबोरेट करते रहे, सीक्रेटली करते रहे। और इसकी इंस्टेंसेस जो हैं वो ज़्यादा पुरानी नहीं, मैं लेटेस्ट एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। और इसकी तारीख़ है, मैं कारगिल के बाद की अगर बात आप करें तो कारगिल के बाद भी एक मौका आया था जब पाकिस्तान और भारत के खुफिया इदारों के जो नुमाइंदे हैं आपस में तीसरे ममालिक में जाके मिला करते थे। बरतानिया में, कतर में, UAE में जाके ये आपस में मिला करते थे। ये उन दिनों की बात है कि जब जनरल मुशर्रफ और मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत, वाजपेयी साहब की हुकूमत, उससे पहले एक कंपोजिट डायलॉग जो है वो कर रहे थे। यानी ये काम पहले हो चुका है? ये काम पहले हो चुका है, लेकिन पब्लिक नहीं किया जाता रहा। आखिरी दफ़ा आप सुन के हैरान होंगे, ये काम साल 2021 में हुआ। अच्छा, अभी 3-4 साल पहले। और आखिरी दफ़ा जो पाकिस्तान के ISI चीफ हैं जनरल फैज़ हमीद, वो रॉ चीफ गोयल, मिस्टर गोयल हैं, उनसे दुबई में मुलाकातें करते रहे। और ये पहली दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात इस तरह से माजी में कभी सामने नहीं आई। गो के आज जो फैज़ हमीद हैं वो गिरफ़्तार हैं और रॉ के जो चीफ हैं गोयल, वो इनसे मिलते रहे। और आपको याद होगा साल 2021 में पाकिस्तान ने एक मुआहदा को रीअफर्म किया था, और वो मुआहदा था पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर जो एग्रीमेंट है उसको रीअफर्म करना या उसका इयादा करना कि हम इस पर अमल दरामद करेंगे। और ये मुआहदा ओरिजिनली किया था 2003 में जनरल मुशर्रफ साहब ने, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। उस पर अमल दरामद का आगाज़ 2021 में हुआ। और ये बेसिकली उस वक्त ISI की और रॉ की मुश्तरका काविश थी जिसकी वजह से ये हुआ था। ज़बरदस्त। पब्लिक में बात नहीं आई। और इसका क्रेडिट जो है फ्रैंकली उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं, उनको ना दिया जाए तो ज़्यादती है, और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ना दिया जाए तो भी ज़्यादती है। ये उस वक्त की गवर्नमेंट, उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के ISI चीफ, ये इन तीनों का पूरा क्रेडिट है कि इन्होंने ये काम एट दैट टाइम किया। अब मैं एक और आपको एग्जांपल दूंगा और आप सुन के बड़े हैरान होंगे। आसिफ, हमारे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जिस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान बिल्कुल पक्की कुटी है, कुटी भी है, ये भी नहीं है। आसिफ, जब साल 2016 में जनवरी 2 जनवरी 2016 को पठानकोट के ऊपर एक हमला हुआ था, आपको याद हो, आए थे, अटैक हुआ था। बिल्कुल बेस पे अटैक हुआ था। 25 दिसंबर 2015 को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आए थे, और ठीक एक हफ्ते के बाद अटैक हो गया था, पठानकोट अटैक हो गया था। और जाहिर है भारत ने कहा था कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये पाकिस्तान की तरफ से हैं, लेकिन एट दैट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज़ शरीफ, और उनका क्रेडिट ना देना बड़ी ज़्यादती होगी, उन्होंने बड़े जेनरसली कहा कि हम इस इन्वेस्टिगेशन में पूरा तावन करेंगे। और पठानकोट वाक़े की
यहाँ पर गुजरांवाला में गालिबन FIR भी दर्ज हुई थी और पाकिस्तान के उस वक्त सियालकोट में आई थिंक या इस तरह हुई थी, आई थिंक गुजरांवाला पाकिस्तान में हुई थी, खैर गुजरांवाला में दर्ज हुई थी। जो वजारत दाखिला के एक अफसर थे, उनकी मुद्दयत में ये FIR दर्ज हुई थी। और आप सुन के हैरान होंगे आसिफ, पाकिस्तान ने पठानकोट वाक़े की तहकीकात के लिए, चूँकि मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज हुआ था, अपना एक वफद भेजा था जिसमें पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो और MI CTD जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पंजाब का, इन चारों अदारों की एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ये भारत के शहर पठानकोट में गई थी। वहां बेस पे गई थी? वहां बेस पे गई थी। मैं तो हैरान नहीं, मैं तो परेशान हो गया हूं यार। देख लें, ये हुआ है यार। ये बेसां ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ फोटो बनाना भी मना है। और ਉੱਥੇ ਪਾਕਿस्तानियों ने उन्होंने एंट्री दी, उन्होंने एंट्री दी और जाहिर है लिमिटेड एंट्री जो उनकी तरीकाकार है उसके तहत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये इसमें इंडिया को भी क्रेडिट जाता है कि उसने पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं उनको तस्लीम किया। और अगर आपको याद हो, मुंबई जब अटैक हुआ था और उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो यूसुफ रज़ा गिलानी है, उन्होंने ऑफ़र कर दी थी कि हमारे जो ISI चीफ़ हैं, जनरल पाशा थे, नए नए ISI चीफ़ बने थे, ISI चीफ़ बनने के 3-4 माह बाद ये वाक़या हो गया था। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया था कि पाकिस्तान का जो ISI चीफ़ है वो भारत का दौरा करेगा। बाद में हम ज़रा पीछे हट गए, पाकिस्तान हम पीछे हट गए क्योंकि एक हॉस्टिलिटी थी ना, बॉर्डर पे टेंशन हो गई थी। तो हमने कभी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को, रॉ को पाकिस्तान में अलाउ नहीं किया। उन्होंने, मैंने पठानकोट की एग्जांपल दे दी कि पाकिस्तान की उस वक्त की पॉलिटिकल क़यादत को बहुत क्रेडिट जाता है नवाज शरीफ साहब को कि जिन्होंने फौरी मोदी साहब से बात की एंड दे एग्रीड, उन्होंने सुना। तो अब हालात इतने ख़राब हैं कि अभी ये बातें बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की है, बिलावल ने बड़ी एक जिसे कहते हैं ना, एक स्टेट्समैन वाली बात की है कि ये ऐसा होना चाहिए, दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के दरमियान रब्ता होना चाहिए। इस पर एक लाइटर सी बात, जो हमारे ISI चीफ़ हैं फॉर्मर, जिन के ऊपर हमने मुकदमात कायम किए, जिन्होंने AS दलत के साथ मिलकर किताब लिखी स्पाई क्रॉनिकल। आपको पता है कि मैं जनरल असद दुरानी की बात कर रहा हूँ, तो जनरल बुलाया भी किया था एग्जैक्टली। तो जनरल असद दुरानी ने जो रॉ चीफ जो फार्मर थे AS दलत, उनके साथ किताब लिख के, स्पाई क्रॉनिकल लिख के एक बहुत बड़ा काम किया था। बेसिकली रॉ और ISI की कॉपरेशन जो है ये पहले तो इनफॉर्मल होगी ना, बाद में फॉर्मल होगी। इससे भी पहले जब कारगिल का वाक़या हो गया था और बाद में ट्रैक 2 का आगाज़ हुआ था जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो बाद में ट्रैक 2 काफ़ी अरसा चलता रहा। तो ट्रैक 2 में रॉ के अफसर भी आते थे और ISI के अफसर भी तीसरे मुल्क में जाके मुलाकात करते थे। हमारे ISI के जो फॉर्मर हैं, जो जनरल मुशर्रफ के साथ भी काम करते रहे, जनरल एहसानुल हक, ये ट्रैक 2 में जाते रहे। ये रॉ के चीफ जो पुराने हैं उनसे मुलाकातें करते रहे, AS दलत से भी मुलाकात करते रहे। लेकिन जो मैं ये कहूँगा, जो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ पाकिस्तान और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को करीब लाने में, वो बड़ा ब्रेक थ्रू था जनाब असद दुरानी और AS दलत का मिलकर एक किताब लिखना। जब उन्होंने वो किताब लिखी एट दैट टाइम, तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात बड़े अजीबो गरीब हुए थे। और तो और मुझे अच्छी तरह याद है, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं ये इस्लामाबाद में आए थे और मेरी नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी। तो नवाज़ शरीफ साहब ने उस पर बड़ा कहा कि देखें जी, हमें, नवाज शरीफ साहब के उन दिनों केस चल रहे थे, याद है, इनको निकाल दिया गया था, मुझे याद है। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा जी ये बड़ी ज़्यादती है कि इन्होंने किताब लिख दी जर्नैल साहब ने। तो मैंने नवाज शरीफ साहब से कहा कि मियाँ साहब, अगर आप एक तरफ जाते हैं और उनसे अमन की बात करते हैं, ये बुरा नहीं है, तो अगर एक जर्नैल ने किताब लिख दी, ये कैसे बुरा है? अच्छा, और उस वक्त प्रॉब्लम ये हुई कि जनरल बाजवा जो हैं, जनरल बाजवा का दौर था, आर्मी चीफ थे वो, उनके ऊपर ये जो असद दुरानी है उनके ऊपर मुकदमा बना दिया गया। अच्छा, और उसकी बैकग्राउंड थी, एक बैकग्राउंड क्या थी कि जनरल बाजवा के जो ससुर हैं जनरल एजाज़ अमजद, ये जनरल असलम बेग के स्टाफ अफसर रहे हैं और जनरल असद दुरानी जो है
आपको पता होगा कि जो केस था 14 करोड़ का आईएसआई वाला जो केस था, ये जो उसको असगर खान केस, असगर खान जिसे केस कहते हैं, तो उसमें असद दुरानी ने एक स्टेटमेंट दी हुई थी जनाब असलम बेग साहब के साथ, तो हमने पैसे बांटे हैं, क्या हमने पैसे, तो गालबन ये जो एजाज अमजद हैं ये इनके बारे में कोई अच्छी राय शायद नहीं रखते थे, क्योंकि जनरल एजाज अमजद का आज भी जो घर है जनरल असलम बेग के घर के बिल्कुल करीब है, तो आना जाना वो बहुत ज़्यादा, तो बड़ी इनकी तो असद दुरानी को ये अच्छा नहीं समझते थे। मेरा ये ख्याल है कि जनरल बाजवा के दौर में ये काम ना होता तो अच्छी बात ही, ज़्यादती की गई असद दुरानी के साथ, और फिर असद दुरानी का नाम ECL पे रख दिया गया। अच्छा, और कितने जुल्म की बात है, पाकिस्तान की जो ISI है वो दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ ISI चीफ राब्ते में रहता है, CIA के साथ राब्ते में रहता है, CIA अमरीकी CIA के साथ, बरतानवी MI6 के साथ वो राब्ते में रहता है, चीनी इंटेलिजेंस के साथ वो राब्ते में रहता है, नेम एनी कंट्री सब के साथ, लेकिन एक इंटेलिजेंस चीफ है जिसके साथ वो राब्ते में नहीं होता, वो दिल्ली में बैठा रॉ का चीफ है, और सेम गोज़ टू द दिल्ली वालाज इंडिया के पास, कि वो दुनिया के सारे इंटेलिजेंस चीफ से राब्ते में रहते हैं, एक बंदा है जिससे वो राब्ता नहीं करते, वो ISI चीफ को है। तो मेरे ख्याल में बिलावल ने जो बात की है बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी होती है, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होती है, तो पाकिस्तान कहता है कि ये कार्रवाई भारत की तरफ से रॉ कर रही है, और भारत में जब कोई कार्रवाई होती है, जब कोई दहशतगर्दी होती है, तो भारत कहता है ये तो ISI कर रही है। अटैक तो दोनों एक दूसरे को इस तरह से करते हैं, तो ये क्या ही अच्छा हो कि दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज मिल के एक ज्वाइंट मैकेनिज्म कायम करें, एक हॉटलाइन कायम करें, जिस तरह हमारे DGMOs के दरमियान एक हॉटलाइन मौजूद है, लेकिन DGMOs के दरमियान हॉटलाइन तो ऐसे ही है ना आसिफ, कि एक फ़ौजी फ़ोन उठाता है और दूसरी तरफ दूसरा फ़ौजी फ़ोन उठाता है। फ़ौज का जो अंदाज़ होता है वो रेजिमेंटल ज़्यादा होता है, उसमें एक फ़ौजी बैकग्राउंड, फ़ौजी ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। पाकिस्तान और भारत की फ़ौजों के दरमियान राब्ता बहुत अच्छी बात है कि DGMOs दोनों राब्ते कर रहे हैं। अभी जो दोनों ने एस्केलेट किया वो सारा का सारा एस्केलेशन हुई है, DGMOs ने किया है, लेकिन वो एक रेजिमेंटल थॉट है। इनके ऊपर किसकी ज़रूरत है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और हिंदुस्तान के नेशनल, यानी कि आसिम मलिक और उधर अजीत दोवल, और एक उससे भी अहम रॉ और जो पाकिस्तान की ISI, इनके दरमियान भी होना चाहिए, हॉटलाइन होनी चाहिए, ताकि दोनों के दरमियान कुर्बतें और दोनों के वफूद का तबादला होना चाहिए। नहीं, एजाज, तो इसमें आप ना ये बातें इस तरह की करके ना आप असल में एक शरारत कर रहे हैं। जी बताएं ना। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि वो फौजियों का राब्ता रेजिमेंटल होता है जी, तो जब इंटेलिजेंस शेयरिंग दो एजेंसियों की होगी या कौमी सलामती के मुशीरों की होगी जी, तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। नहीं वो डबल काम हो जाएगा। नहीं, वो आप कह रहे हैं ना कि ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, यही कह रहे हैं ना जी जी, और ज़्यादा। लेकिन अब आपने दूसरी तरफ देखे ना, इधर DGISI जो हैं उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग, वो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जी जी, दूसरी तरफ होगा सिविल, तो वो इधर से रेजिमेंटल आप कह रहे हैं अप्रोच हो, फिर आपने कल कहना है कि DGISI सिविल लगाएं, फिर आपने कल मुतालबा करना है कौमी सलामती का मुशीर भी सिविल लगाएं, तो आपकी इस बात में मुझे शरारत लग रही। नहीं नहीं, बात यह है कि वो दिन भी शायद आए कि हमारी जो सिविलियन रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुईद यूसुफ, सिविलियन थे ना, बल्कि आप देखें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमने अमेरिका से लाकर उनको लगा दिया। आप देखें ना कि एक तरफ ये है कि सिविलियंस पर एतमाद ही कोई नहीं, और दूसरी तरफ ये है कि इतना एतमाद कि एक अमेरिकी शहरी को जिसके पास एक ग्रीन कार्ड था उसको लाया गया, उसने सरेंडर किया, खैर उन्होंने भी एक कुर्बानी दी मुईद यूसुफ ने, और लगा दिया गया। ये मुईद यूसुफ के लिए भी एजाज़ की बात है। हमारे ना हमारी पॉलिसीज़ में ये जो आप बात करें बड़ी अहम है। हमारे यहाँ अगर गुजर जाए तो हाथी गुजर जाता है और फंस जाए तो दुम फंस जाती है। ऐसे ही पाकिस्तान की वज़ीर आज़म वो लोग लगे हैं जो पाकिस्तान पहले हैं, कार्ड उनका अगले दिन बना, ठीक बात, नादरा का कार्ड अगले दिन बना, जी ठीक बात, 2 लोगों का ऐसे ही बंदे पहले आगे डिसाइड पहले से था ये वज़ीर आज़म बनेंगे, एक नशिस्त खाली करा के हमने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को इलेक्शन लड़ा, शौकत अजीज, हाँ ठीक है, फिर उनको हम पहले वज़ीर खारजा बनाते हैं, फिर हम उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाते हैं। तो जब हम करने को आए तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी सुई अटक जाए तो वो किसी भी बात पे अटक सकती है। हमें कोई भी पाकिस्तानी, वो अमेरिका हो, पाकिस्तान में हो,
मैं ज़ाती तौर पे उसकी क्रेडिबिलिटी को उस वक्त तक नहीं क्वेश्चन करना चाहिए, मुझे उस वक्त तक डाउट नहीं करना चाहिए जब तक मुझे कोई सॉलिड चीज़ उसके बारे में ना पता हो। आप देखें अभी पाकिस्तान और इंडिया के मार्के के दरमियान आप देखें कि मैंने यूके में वहाँ देखा कि पाकिस्तानियों के अंदर क्या जज्बा था। तो बेशक वो यूके में रह रहे हैं, यूके में काम करते हैं, यूके में बच्चे पाल रहे हैं, वहाँ पे उनका सारा, अब तो लोग दफन भी वहाँ पे हो रहे हैं। हमारे पहले पहले बहुत बॉडीज़ आती थी वापस, लेकिन पाकिस्तान पे जब कोई वक्त आता है, जब पाकिस्तान का मैच होता है, जब पाकिस्तान का खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल होती है, उस दिन उनकी पाकिस्तानियत देखने वाली होती है। उससे अगले दिन जो वो जश्न मनाते हैं पाकिस्तान के मैच जीतने का, वो हम पाकिस्तानी शायद उतना टाइम नहीं निकाल सकते। तो अच्छी बात है, हमें सिक्योरिटी माइंडसेट पे भी मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के लोग जब अपनी सिक्योरिटी की साइड से देख रहे होते हैं चीज़ें, उनसे अच्छा कोई नहीं देख सकता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सिविलियन डिसीजन होते हैं, जैसे कौमी सलामती के मुशीर को कौमी सलामती की डायनेमिक्स का पता होना ज़रूरी है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई सिविलियन नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप देखें, मुझे अच्छी तरह याद है पनामा केस की हेयरिंग हो रही थी, तो वहाँ पे एक सवाल उठा दिया गया था जी कि यासीन मलिक साहब जो हैं वो रा के चीफ से मिले। अगले दिन यासीन मलिक अदालत में आ गए। उन्होंने कहा जी, कश्मीरी रहनुमा है, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा जो आजकल बड़े अरसे से बंद किया हुआ है इंडिया ने, उनके ऊपर बड़े संगीन मुकदमात बनाए हुए हैं, वो अदालत में आ गए। मुझे याद है ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब होते थे और बड़े अजीब तरीके से उसकी हियरिंग किया करते थे, बड़ा इनका वो एक स्टाइल होता था। तो वो आगे अगले दिन उन्होंने कहा जी मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ, मैं कन्फ्लिक्ट जोन में रहता हूँ, मेरे बारे में ये बात हुई है कि मैं राह के लोगों से मिला हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होगी। तो उन्होंने बामरे मजबूरी, उन्होंने कहा अच्छा जी दें जी बयान, क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा जी यासीन मलिक। उन्होंने कहा जी प्रोफेशन क्या है? तो वो यूँ उन्होंने डाइस पे हाथ रखे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मिलिटेंट। जब उन्होंने कहा ना मिलिटेंट, तो काजी फायजी साहब ने फिर इधर उधर देखते उनका लिखें मिलिटेंट और फिर उनके बयान में इंटरप्ट भी नहीं किया। उन्होंने कहा जी उन्होंने एंगेज किया था इंडियन साइड से, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मिले थे सब हुर्रियत लीडरों से, उसमें एक साहब मेरे से भी मिले थे, उस वक्त भी वो खबरें छपी थी। वो लेटर वो जो हैं वो अफसर रा के चीफ बन गए, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। काजी फायज ईसा ने उनसे पूछा कि उस अफसर का उस वक्त फौजी रैंक क्या था जब वो आपसे मिले? तो उन्होंने कहा कि नहीं वो फौजी तो नहीं है, रा तो सिविल एजेंसी। तो वहाँ पे अदालत में इस बात पे बड़ा ताज्जुब किया गया कि यार ये गालमन एएस दलत की बात हो रही है, ठीक है ना जी। तो बात ये है कि वहाँ पे रा जो है वो सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी परफॉर्म कर रही है अपने मुल्क के लिए। आसिफ एक इंटरप्शन करूँ आपकी? जी जी प्लीज। ये ऐड करना ये इसलिए ज़रूरी था कि रॉ का जो चीफ जिसकी बात हो रही है, एएस दलत, जिन्होंने इनके साथ किताब लिखी और जो इनसे मिले थे यासीन मलिक साहब से, वो रॉ के भी कैरियर अफसर नहीं थे, वो ओरिजिनल आईबी के अफसर थे जी। उससे पहले पुलिस में परफॉर्म कर चुके थे ना? नहीं, मेरी उन्होंने किताब लिखी हुई है कश्मीर द वाजपेयी, बेसिकली वो कैरियर आईबी के अफसर थे, सिविल साइड से थे। और जब वो नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचे तो आईबी के अफसर को उन्होंने लगा दिया रॉ का चीफ, और वो रॉ का चीफ जो 15 साल कम से कम कश्मीर डेस्क के ऊपर रहा है, कश्मीर के इशू सारे को जो हैंडल किया, बाद में वो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी, उनके एडवाइजर भी थे कश्मीर के बारे में रिटायरमेंट के बाद। तो खैर एजाज, एक तो ये कि इसको हम इस इशू को तो अब मेरा ख्याल है ख़त्म करते हैं, अब अगले इशू सऊदीया के ऊपर बात करते हैं, उस पर आपके पास जो बड़ी खबर है वो भी लेते हैं। मेरी ज़ाती राय में जो आप बातें कर रहे हैं, मैं लाइटर उसमें चला गया था। देखिए इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर रॉ और आईएसआई मिल के काम करें तो सबसे पहले तो ये कि वो जो कहते हैं ना कि रजिस्टर शिकायत फाटक वाले के पास है, 90% तो मसाइल उसी वक्त हल हो जाएंगे जब संजीदा इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। तो मेरा ख्याल है किसी तीसरे फरीक को घुसने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा कि वो इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई गड़बड़ करे। और ये गड़बड़ इसलिए भी एजाज़ ख़त्म होनी चाहिए कि दोनों एटमी मुल्क हैं, हमारे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमारे दरमियान तनाव भी रहता है, और अब कुछ पिछले सालों से 2016, 2019, 2025 हमारे दरमियान जंग की सिचुएशन हो जाती है। खुदा ना खास्ता ये हालात कभी किसी के कंट्रोल से निकल जाएं तो इससे आगे हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। तो ये वक्त की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है जहां हम इंटरनली इसके ऊपर चेक्स लगाते हैं अपनी चीज़ों के ऊपर, वहाँ पे 2-3 लेवल के ऊपर पाकिस्तान और भारत का राब्ता अगर हो तो ज़्यादा अच्छे नताइज निकल सकते हैं, और ये खित्ते के अवाम के लिए मेरा ख्याल है सबसे होगा। इस जो अटैक हुआ है इसके बाद मैं समझता हूँ अगर इस तरह का कोई मैकेनिज्म बन जाए
तो हम समझेंगे कि इससे एक दोनों नेशंस आगे बढ़ी। आसिफ, जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं इस पे यकीन रखता हूँ और माजी में इस हवाले से कुछ डिप्लोमेट्स और पाकिस्तानी सिस्टम के लोग भी मुझसे मिलने आए थे। मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि ये एक एवेन्यू है, असल एवेन्यू है पीपल टू पीपल ताल्लुक़। पहली बात तो ये है कि दोनों मुल्क नेक नीति करें। क्या आईएसआई यहाँ पर बैठ के रॉ पर कभी एतमाद करेगी? आंसर इज़ नो। क्या रॉ कभी बैठ के आईएसआई पर एतमाद करेगी? आंसर इज़ नो, ये नहीं होगा। लेकिन जब आप इंगेजमेंट करेंगे, मिलेंगे, आएंगे, जाएंगे, तो इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म होंगे, चीज़ें कम होंगी, गुस्सा आपका नीचे आएगा। और बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के फ़ौजी वफूद इंडिया जाएं, इंडिया के आएँ यहाँ पर। मुझे अच्छी तरह याद है नवंबर 2013 में पाकिस्तान में तैनात जो भारतीय मिलिट्री अटैशीज़ जो हैं उनको इजाज़त दी गई थी खैरपुर टामिया वाली भावलपुर में जाके पाकिस्तान की फ़ौजी मशक़ें देखें। और मैं था उधर खैरपुर टामिया वाली में, जब ये बहुत सारे डिप्लोमेट्स में थे, उनमें हिंदुस्तान के डिप्लोमेट भी आए हुए थे। तो ये बड़ी एक अच्छी रवायत थी और इसको कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन अवाम से अवाम का जो ताल्लुक है ना, सबसे इससे गहरा ताल्लुक है ही कोई नहीं। ये जितने भी ताल्लुकात, ये हमारा क्योंकि वो साफमा के तहत एक्सचेंज होता था ना मीडिया का, तो उसमें मुझे भी जाने का इत्तेफाक है। वो जो 14 और 15 अगस्त को वफूद एक एक दिन के लिए आते थे, मैं समझता हूँ कि इंडिया के लोग भी वहाँ पे उतना ही प्यार देते हैं दूसरे मुल्क से आने वाले मेहमानों को, पाकिस्तान से जाने वाले लोगों को। मैं ख़ुद वो उसको एंजॉय कर चुका हूँ, उस हॉस्पिटैलिटी को जो उधर से आने वाले लोगों को यहाँ दी जाती है। वहाँ के लोगों को बड़ा शौक़ है लाहौर देखने का, और यहाँ के लोगों को अमृतसर देखने का। लोगों को बड़ा शौक़ है कि अमृतसर और दिल्ली देखें। कि उन्होंने अपने आबाओ अजदाद से उधर के बहुत सारे किस्से सुन रखे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मूव फॉरवर्ड यही होगा कि लोग आपस में मिलें, हमारे इदारे आहिस्ता आहिस्ता आपस में उनके राब्ते हों और ट्रस्ट बिल्ड होगा इससे। और इसी तरह से हम उन फोर्सेस का रास्ता रोक सकेंगे जो इस हॉस्टाइल कंडीशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही। और एजाज़, अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये जो आपने बताया कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जा रहे हैं सऊदीया, मैंने आपको बताया था कि उसके बाद अमेरिका भी जाना है और उससे पहले हमारा वफ़द पूरी दुनिया में घूम चुका है। आप बता रहे थे कि सऊदीया का विज़िट जो है वो डिले हुआ है, ये शायद पहले हो जाना था। तो एक तो ये बताएं कि ये डिले क्यों हुआ। दूसरा, जब ये जंग की सिचुएशन थी, वो टेंशन थी, तो उस वक्त सऊदीया ने क्या किरदार अदा किया था? मुझे याद है वो पाकिस्तान भी आए थे उनके वज़ीर ख़ारजा और फिर इंडिया भी गए थे। आसिफ, सऊदी अरेबिया जो है आपको पता है पाकिस्तान की बड़ी मदद करता रहता है और पाकिस्तान को सऊदी अरब से बड़ी उम्मीदें भी रहती हैं। गरीब मुल्क हैं ज़ाहिर हम। तो जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन हुई तो सऊदी अरब ने दोनों के दरमियान अमन कराने की कोशिश की। और आपको पता है कि सऊदी अरब के वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा ग़ालिबन फ़ैसल अल बसीर अल जबैर उनका नाम है, फ़ैसल अल जबैर, वो पहले हिंदुस्तान गए और फिर आए पाकिस्तान में। तो मेरी इतलात के मुताबिक वो पाकिस्तान में आए तो उन्होंने पाकिस्तान में 1 घंटे का क़याम था उनका। रात का खाना था जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने खाना खाया, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, जिसमें वज़ीर ख़ारजा भी थे और अहम शख्सियात भी थी। पाकिस्तान की काबीना के लोगों से भी वो मुलाकात की। तो उनका पाकिस्तान को मशवरा यही था कि आप रिस्ट्रेंट करें। रिस्ट्रेंट क्या मतलब? सब्र और तम्बल का मुजाहरा करें, बात को आगे ना लेके जाएं। और मैंने ये भी सुना है कि ये भी एक हमें इनफॉर्मली ये मशवरा भी दिया गया कि देखें, आ गई गज़ा जो है वो मुस्लिम दुनिया के लिए एक सवालिया निशान बना हुआ है, तो ये ना हो कि ये जंग बढ़े और नुकसान हो। तो बेसिकली उन्होंने एक नेक नीति से बात की। लेकिन जो असल रोल बीच में जो प्ले किया जिन्होंने, वो रोबियो थे, जिन्होंने सुबह 8 बजे कॉल कर दी और बाद में 45 मिनट के बाद 8:45 के बाद सऊदी अरब ने भी कॉल की और सऊदी अरब ने भी हिंदुस्तान से बात की ये सीज़ फायर के हवाले से। तो जब ये सारी बातें हुई हैं तो अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता है आज़रबाईजान गए हैं, टर्की गए हैं, ईरान गए हैं, इधर पूरे एक दौरा किया है ना। हाँ, ये उन ममालिक का सबसे पहले दौरा किया गया है जिन ममालिक, चीन गए। चीन भी एक बड़ी खबर आएगी इसी साल चीन से भी। तो चीन का सब जगहों का दौरा किया गया शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने, जब पाकिस्तान का मुश्किल वक्त था तो आपने पाकिस्तान की
हमायत की, पाकिस्तान का साथ दिया। जब जो 9 तारीख की सुबह जो पहली कॉल तो आई ना इनकी अमरीकी जो हैं, उससे भी पहले कॉल जो आई वो थी तुर्क वज़ीर ख़ारजा की, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार को। तो अभी इसहाक डार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़ारत ख़ारजा में, मैं इत्तफाक से था मौजूद, तो डार साहब वहाँ पर बता रहे थे कि किसी ने पूछ लिया ये सवाल कि क्या सऊदी अरब ने कोई किरदार अदा नहीं किया, तो उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल किरदार अदा किया, और हम कल 24 घंटे के दौरे पे, एक दिन के दौरे के ऊपर हम सऊदी अरब जा भी रहे हैं वहाँ का शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन ज़ाहिर है बहरहाल लोग इसलिए वो सवाल करते रहे कि पहले फर्स्ट स्पेल में नहीं था। तो इशू ये है कि पाकिस्तान तो हमेशा सऊदी अरब की तरफ देखता है प्यार से और मोहब्बत से, और सऊदी अरब भी हमें मदद करते हैं हमेशा, ये एक फ़ैक्ट है, और यूएई भी और कतर भी। लेकिन हालिया दिनों में ये आपको कहना पड़ेगा कि जो हिंदुस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपनी डिप्लोमेसी बढ़ाई है, और सऊदी अरब के भी इंटरेस्ट हिंदुस्तान से भी मिले हुए हैं, हमारे साथ भी मिले हुए हैं। तो अब सऊदी अरब का दौरा हो रहा है, और उसकी बैकग्राउंड ये है जो मैंने थोड़ी सी आपको बता दी मेरे हाल में। एजाज़, थोड़ा सा सऊदी अरब के और ये जो हमारा मिडल ईस्ट है, इसके जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, और बिलखसूस अगर मैं पहले सऊदिया की बात करूँ, सऊदिया ने हमेशा किंग फैसल के ज़माने से बिलखसूस और उसके बाद बिलउमूम पाकिस्तान का ना सिर्फ बुरे वक्तों में उस तरह साथ दिया जिस तरह की कोई फैमिली, बल्कि मैं समझता हूँ कोई एल्डरली, कोई आपकी फादरली फिगर या कोई बड़ा भाई होता है। जैसे मुझे याद है 2005 के ज़लज़ले के बाद जहाज़ों का एक पुल बना दिया था सऊदिया ने, जो इमदादी सामान लेके जी ठीक बात। पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आता है, सैलाब आता है, कोई मसला होता है, सबसे पहले सऊदिया की इमदाद आती है, सबसे पहले सऊदिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की अगर आप बात करें, जो हमें मुमताज़ करता है इस्लामी दुनिया में, उसके लिए भी सऊदिया की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ एक्नॉलेज की जाती हैं, और सऊदिया का हमेशा से यही रहा है कि पाकिस्तान हमारा एक लाडला भाई भी है, लेकिन पाकिस्तान हमारा एक तगड़ा भाई है, जो किसी बुरे वक्त में इस्लामी दुनिया के साथ इसकी ताकतवर फ़ौज, ताकतवर अफरादी क़ुव्वत, इसकी मुस्लिम दुनिया के लिए एक बाइस फ़ख्र रही। नहीं, और अब तो जो कुछ हुआ है ना, अब तो हालिया परफॉर्मेंस में तो पाकिस्तान, मैं फिर बीच में कुछ और इश्यूज आ गए जी, और पाकिस्तान को हमेशा बड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन सऊदिया ने दी, और पाकिस्तान से ये तवक्को भी रखी गई हमेशा कि पाकिस्तान अपनी मुस्लिम दुनिया के पूरे वक्त का एक जो है ना एक आसरा होगा। हमारे से जो पहली दफ़ा मुझे फ़ील हुआ हमारे सऊदिया के साथ टाइज़ में तनाव आया, वो तब था जब हमने पार्लियामेंट के अंदर यमन वाले मामले के बहस की, और हमने कहा कि ये दो बरादर इस्लामी मुल्कों का मामला है और हम इसे अफ़ाम व तफ़हीम से देखेंगे। देखें, एक बंदा है, आपके बहन भाई हैं, हो सकता है आप 4 बहन भाई हों, 5 हों, 2 हों, 10 हों, एक वो है जो आप पे बुरे वक्त आते साथ ही आपके सर पे खड़ा हो जाता है, एक वो है जो मामला गुजरने के बाद भी शायद फ़ोन नहीं करता कि यार मैं बिज़ी था। तो आपका तल्लुकात में एक नोयत डिफरेंट होती है, सारे भाई होते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि मेरे साथ किसने कितना जाना है। तो सऊदिया वो भाई है, जब आपको बुखार हुआ है ना, उसने आपके सर पे हाथ रखा है। कौम के तल्लुकात मफादात पे होते हैं, उन्हें हमारे से जो भी तवक्को थी, जब हमने एक रोल न्यूट्रल ले लिया कि आप हमारे लिए, हम आपको एक नज़र से देखते हैं, तो पहली दफ़ा एक थोड़ी तनाव की कैफियत आई कि वो हमारे से ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। वो समझते थे कि हम उनके साथ, बाद में हमने उस टाई को फिल करने की भी कोशिश की है, काफ़ी हद तक फिल भी किया है। लेकिन अब जो नई जो एक सफ़बंदी थी, उसमें क्या है कि इंडिया के पाकिस्तान जो सऊदिया के साथ तल्लुकात हैं वो तिजारती तल्लुकात हैं, बिज़नेस के ताल्लुकात हैं। सऊदिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, कंपनीज़ के अंदर, ठीक है, जबकि पाकिस्तान सऊदिया से पैसे मांगने जाता है। फैक्चुअली पोजीशन है, कौम को बतानी चाहिए मेरा ख्याल है ऐसे ही। तो अब एक बंदा है जो हर साल 2 साल बाद 3 साल बाद आपसे उधार मांगने आता है, और यार इतने अरब डॉलर दे दो, अच्छा यार 1 अरब डॉलर ही दे दो, अच्छा यार ये तेल के पैसे छोड़ दो। हमें वो डिफरेंटली डील करते हैं, और एक मुल्क है जिसके साथ उनके बिज़नेस के ताल्लुकात हैं, ठीक है, अच्छा। और वो एक बात पर जो गुस्सा भी आता है कि
उनके अपने अपने तलकात हैं ना खिते में, तो हम उनसे उधार लेके जब निकल रहे होते हैं तो कहते हैं अच्छा बात सुनो, वो ज़रा इंडिया से ध्यान रखना। वो कहते हैं यार आप हमें क्यों एडवाइस करते हैं, एक सोच आती है ना। तो अब जो खिते में इस दफ़ा ये खींचा तानी थी, उसमें जो आप कह रहे हैं ना कि सऊदीया ने कहा कि जी आप रिस्ट्रेन दे, पाकिस्तान तो पहले रिस्ट्रेन शो कर रहा था। हम तो कभी भी अटैक में पहल सब्र नहीं और करते तमल थे। का मुजाहरा करें। हमने तो पहल की नहीं है, हमने सिर्फ जवाब दिया और लिमिटेड जवाब दिए, लेकिन मौसर जवाब दिए। तो मेरा ख्याल है अब हमने एक मरतबा ये जो अभी इंडिया के साथ हमारा हुआ, एक दफ़ा हमने वो रोल दोबारा वापस लिया है इस्लामी दुनिया के अंदर, कम अज़ कम कि इस्लामी दुनिया के अंदर फ़ौजी ताकत के लिहाज से पाकिस्तान इज़ दी सुपर कंट्री। तो मेरा ख्याल है शायद हमारे ताल्लुकात की नोयत में भी अब कुछ बेहतरी आएगी, कुछ डिफरेंस आएगा। और पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मौक़े पे सऊदीया की मदद भी की है, ठीक है। बहुत सारे मौक़े पे हमने पायलट्स भेजे हैं, बहुत सारे मौक़े पे हमने वहाँ पे इंटरनल मामलात में जाके किया। ये दो तरफ़ा मोहब्बत रही है पाकिस्तान, और पीपल टू पीपल मोहब्बत आज भी पहले दिन की तरह कायम है, गर्मजोशी के साथ कायम है। हमारे लोग जो हज पे जाते हैं, वहाँ जो हॉस्पिटैलिटी होती है या जहाँ पे जो हम उनको इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखते हैं, उसमें कभी भी कोई दरार नहीं आई। तो अब मेरा ख्याल है कि अब जो डिप्लोमेसी का सेकंड फेज़ है ना एजाज़, ये ज़्यादा अहम है। और इसमें अगर हम सऊदीया को, और सऊदीया क्योंकि लीड करता है, वहाँ पे हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर उनकी एक इज़्ज़त है। आज अगर हम वहाँ पे जाके कश्मीर के मामले के ऊपर उनसे बात करते हैं तो सऊदीया इस पोजीशन में है अमेरिका के बाद जो भारत से सीरियसली ये मामला टेकअप कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा एक छोटी सी बात ऐड करके मैं इसको वाइंड अप करूँगा कि इमरान खान साहब के दौर में हमारे वज़ीर ख़ारजा जो थे, उन्होंने मुतालबा कर दिया था सऊदीया से कि वो कश्मीर के ऊपर जो है वो वाज़ेह बयान दें। ये वो वक्त थे जब हमारे दरमियान एक तनाव की कैफियत थी और इस पर माइंड भी किया गया था कि आप हमें ऐसे डिक्टेट नहीं कर सकते। लेकिन अब इस सूरत हाल में जब सऊदीया ने पहले ही दोनों मुल्कों से बातचीत की है, तो अब वो ज़्यादा बेहतर तौर पे मेरा ख्याल है ये बात रियलाइज़ भी करते होंगे कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए कितना अहम है। और सऊदीया को यकीनन अपना रोल इसलिए अदा करना चाहिए कि उसको दोनों तरफ एक उसका वज़न है, उसका एक दबाव कबूल किया जा सकता है, और यही रोल उनका अगर होगा तो हम इस सूरत हाल से निकल सकेंगे। याद रखें कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का तुर्की का पहला दौरा करना बड़ा बानी खेज़ है। रजब तैयब अर्दवान के या टर्की के सऊदी अरेबिया के साथ जो ताल्लुकात की नोयत हम सबको पता है कि उस तरह से नहीं है। तो अभी ये जाना ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों मुल्क एक दूसरे करीब आएंगे। ख़त्म करें जी मेरा ख्याल आज तो यही था। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट के साथ साथ अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।